बदल गया माहौल। देश का चुनावी माहौल पूरी तरह से बदल गया है और अब इस बात को मीडिया भी महसूस कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी महसूस कर रहे हैं और बीती रात देर रात तक बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है और इसमें पहले फेज में कम मतदान को लेकर चिंता जताई गई है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आज यही विषय है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी, आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज ब्रेकिंग खबर से ये शुरुआत के दूसरे चरण के मतदान को लेकर बीजेपी में चिंता बढ़ी। जेपी नड्डा के घर देर रात शीर्ष नेताओं ने मंथन किया। कम मतदान को लेकर जताई जा रही है चिंता। देश भर में हवा का रुख भांप रही है बीजेपी। आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक बेचैनी है और नरेंद्र मोदी जी तो आज छत्तीसगढ़ में रुकने वाले हैं कि आज रुक करके एक दिन और अगले दिन चुनाव प्रचार करके निकलेंगे। यानी बहुत गंभीरता से ये बातें ली जा रही हैं। दूसरे फेज के चुनाव प्रचार के लिए 24 अप्रैल अंतिम दिन होगा। 26 अप्रैल को चुनाव प्रचार होना है और जिन इलाकों में प्रचार होना है वो भी हम आपको बताना चाहते हैं, एक बार याद दिलाना चाहते हैं, जहां दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। देखिए, असम की 5 सीटों पर, बिहार की 5 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14 सीटों पर, केरल की सभी 20 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, राजस्थान की बाकी बची सभी 13 सीटों पर, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर ये चुनाव होंगे। यानी ये चुनाव, दूसरे चरण का जो चुनाव है, इसमें भी पिछले बार तो 102 सीटों पर चुनाव हुआ था, इस बार 102 सीट नहीं है। मैं संख्या बोल रहा हूँ, शायद 89 है, जो भी हो इसको जोड़ के देखना पड़ेगा। तो ये सारी सीटें जिस पर चुनाव हो रहे हैं ये गंभीर है, महत्वपूर्ण है और पहले चरण में जिस तरीके से मतदान का ट्रेंड दिखा है, लोगों के जो आकलन सामने आए हैं, उसको हम एक इस रूप में देखें कि एक बदलाव को महसूस किया जाने लगा है। अब इसको कैसे देखें, आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर है, ये तस्वीर आप जानते हैं सुधीर चौधरी प्रेजेंट कर रहे हैं एक खबर। वो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था मनमोहन सिंह के बयान को लेकर, उस खबर को ये प्रेजेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि फैक्ट चेक ये है कि नरेंद्र मोदी गलत बोल रहे हैं और मनमोहन सिंह सही बोल रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि मुसलमानों के लिए देश के संसाधनों पर पहला हक है। तो नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अब ये बात आपको चौंकाएगी, लेकिन सच है। हम इसका पूरा विजुअल भी दिखा सकते थे, लेकिन इस वजह से नहीं दिखाते कि बार बार नोटिस आ जाता है कि आप दूसरे चैनल का विजुअल दिखा रहे हैं, तो हम उस वीडियो को नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर दिखाकर बता रहे हैं कि सुधीर चौधरी अगर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, सुधीर चौधरी अगर कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जो बोले थे उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो मीडिया की आबो हवा बदल गई समझिए। ऐसा ही एक और दृश्य आप देखिए, क्विंट ने पूरी पड़ताल की है। क्विंट जो कि आज अब अडानी के हाथों में है, इसके मालिक अडानी है, जैसे एनडीटीवी के हैं, तो उनके भी इसमें पड़ताल में ये बात सामने आई है कि नरेंद्र मोदी फॉल्स बोल रहे हैं। देखिए, फॉल्स बोल करके छापा लगा हुआ है। स्क्रीन शॉट हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हवा बदल गई है। ये हवा बदलने के संकेत हैं। और इसके अलावा दौर जो भारतीय जनता पार्टी
नेता कहीं जाते हैं तो उनका विरोध होता है, वो भी जारी है। हमने पहले दौर में देखा था 50 से 70 इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ा गया था, उनको भगाया गया था। और एक बार फिर हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि कैसे विजय सोनकर शास्त्री, आपको याद होगा, महुआ मोइत्रा के मामले की देखरेख कर रहे थे, जो कमेटी बनी थी उसके प्रमुख थे, और मीडिया में पहले खबर दे देते थे, रिजल्ट बाद में आता था, और क्या आता था सबको पता रहता था। तो महुआ मोइत्रा के मामले में उन विजय सोनकर शास्त्री का उनके इलाके में किस कदर से स्वागत हो रहा है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैं बैठा सोच रहा था, जब व्यापार मंडल में मैं जाता था तो आप लोग कहते थे जो व्यापार करे वो व्यापारी। बात सही है ना? जब संवाद है कभी भाषण नहीं होगा, जहाँ गड़बड़ हो आप बोलना पड़ेगा। जो व्यापार करे वो व्यापारी। भैया मैं व्यापार नहीं करता काम, तो आपने हमको जो है प्रत्याशी बनने के बाद पराया बनाने का काम क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं 5 साल दिखावेंगे वो 10 साल। जरूरी बात करिए। अगर आप मने बना लिए हो कि विनोद को ना सुने के ना देखे तो कोई बतिए ना। ठीक है 10 साल, अरे भाई 10 साल में जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कोई गांव कोई गली नहीं बचा जहां मैं गया नहीं। कादीपुर नहीं गए कब हो? हाँ कादीपुर नहीं गए हो? चलिए अभी मैं जहां हूं वहां की बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और जब कादीपुर चलेंगे तो वहां भी बात करेंगे। कादी है, कादी नहीं है। नहीं तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परेशान होना पड़ रहा है। बता रहे थे व्यापारी जो व्यापार करता है, दर्शकों ने कहा कि 10 साल में आपने भी तो माल खूबे बनाया है, और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि कोई इलाका नहीं जहां हम गए नहीं। तो एक ने कहा कि गाजीपुर नहीं गए हैं, तब कहते हैं कि गाजीपुर हम जब रहेंगे तो वहां के बारे में बात करेंगे, अभी हम जहां हैं वहां के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से जवाब नहीं है, जनता पूछ रही है, ये दृश्य लगातार चल रहे हैं। तो मैं आपके पास आना चाहता हूं संजीव कौशिक जी, अभी बात और भी हम करेंगे कुछ और बात लेकर के, लेकिन अब तक जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं, आपको क्या लग रहा है? माहौल पहले चरण के बाद देश का अचानक ऐसे कैसे बदल गया कि गोदी कही जाने वाली मीडिया की भी जुबान बदल गई। जनता तो जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से सवाल कर ही रही है। जी संजीव कौशिक जी। प्रेम कुमार जी, पहले चरण के मतदान के दूसरे दिन अपुष्ट खबरों से ये बात आई थी सामने कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेताओं की एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में इस बात के लिए चिंता व्यक्त की गई है कि जो मतदान का प्रतिशत है या जो मतदान से जो रुझान आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई दिखाई दे रही है। बढ़त नहीं मिलती हुई, और बढ़त क्या है, वो अपने पुराने सीटों को भी बचाने में कामयाब नहीं हो पाई है। चिंता निश्चित तौर पर स्वाभाविक थी, हालांकि वो खुश खबर थी और इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन ये बात सच हो गई कल रात में जिस तरह की बात हुई। मीडिया के बदलते हुए भाषा से भी ये पता चलता है, क्योंकि आज के वक्त में जिस तरह की मीडिया है वो विहीन बना चुकी है, यही सरकार बना चुकी है। और मीडिया का क्या है, उसने भांप लिया कि सरकार बदलने वाली है, फिर वो उस सरकार की गुणगान में लग जाएगी। लेकिन उसका इस तरह से बदलना बहुत कुछ बताता है, क्योंकि मीडिया ऐसा नहीं है कि मीडिया की आंखों में कोई धूल झोंक सकता है, उसे जानकारी नहीं है। वो सब कुछ जानबूझ के सोच समझ के सारे खबरों के बावजूद वो इस तरह की प्लांटेड खबरें चलाती है और भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है। लेकिन जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी की नैया डगमग होती हुई दिखाई दे रही है तो निश्चित तौर पर मीडिया की सोच तो बदलेगी, क्योंकि उनको आदत लग चुकी है अब दूसरी सरकार आने वाली है तो दूसरी सरकार की भाषा में वो बात करने वाले हैं। यह बहुत कुछ दर्शाता है।
आप जिस दो चैनलों के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों चैनल, एक के तो जो प्रस्तुता है वो, और दूसरे चैनल की बात कल्पना से भी परे है कि वो सरकार के अगेंस्ट में बात करे। तो जाहिर सी बात है कि इशारों इशारों में उन्होंने अपने स्टैंड को बताना शुरू कर दिया है, और कल कोई ये ना कहे कि आप तो इधर थे उधर थे। वो अब अपने ही रणनीति में वो भी बदलाव करना शुरू करती है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो निश्चित तौर पे ये बात लगातार 2 दिन पहले हम लोगों ने चर्चा की कि आखिर ये 60-65 लाख को वोट है किसके, किन लोगों ने नहीं दिए, यदि बदलाव की उम्मीद थी तो ज्यादा पड़ना चाहिए था, लोग घरों में रह गए, उदासीन क्यों है। वोटरों की संख्या जो है वो एक विधानसभा में, एक लोकसभा में आपने जोड़ के बताया तकरीबन की 60-65 हजार के आसपास, 62 हजार के आसपास में एक विधानसभा में कम वोटिंग हुई है। तो जाहिर सी बात है कि इसका व्यापक असर तो पड़ना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चतुर हैं, इसी की वजह से आपने महसूस किया होगा कि पिछले 2-3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेताओं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की भी भाषा बदली है। वो लगातार ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, लगातार सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, लगातार जो बात कह रहे हैं वो फैक्ट से बिल्कुल कोस से दूर है। वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह देने वाले अंदाज में आ गए। कल एक चैनल पर थे हम, तो सामने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष बोलने वाले लोग, ऑन स्क्रीन तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन स्क्रीन पर से हटते ही उन्होंने कहा, बहुत बड़े शुभचिंतक भारतीय जनता पार्टी के संघ के विचारक के तौर पे वो बैठते हैं चारों तरफ, उन्होंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी जी अपने पुराने फॉर्म में लौटे हैं, वो इसी के लिए जाने जाते हैं, और हम मिस कर रहे थे पहले दिन के प्रथम चरण के मतदान से पहले मिस कर रहे थे, अब वो फॉर्म में लौटे हैं, और इसी तरह के फॉर्म में आने के बाद में वो वोटरों को अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब साफ था कि उनके शुभचिंतक जो भी हैं, पार्टी के शुभचिंतक जो भी हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इसी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार किए रहे, और वो हिंदू मुसलमान की बात करे, वो भारत पाकिस्तान की बात करे, 80-20 की बात करे, वो तमाम वो जनसंख्या की भी बात करे, अनर्गल प्रलाप करे कि इनके गहने बेच लिए जाएंगे, लूट लिए जाएंगे, उनको बांट दिए जाएंगे। मतलब ये कि इस इलेक्शन में, अब इस दौर में आते आते अब गिरने की कोई सीमा रेखा नहीं रहे। कल भी हम लोगों ने चर्चा की कि क्या इस तरह की बातों पर इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान लेने वाला है, क्या कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, बिल्कुल चुप्पी है। अब देखने वाली बात है कि ये इससे ज्यादा अब एक तरफा क्या मामला होने जा रहा है, और होगा। इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब इससे भी 2 कदम आगे बढ़ने वाले हैं। किस लेवल पे जाएंगे, देश की मतदाता को जागरूक रहना है, विपक्ष के पार्टियों को जागरूक रहना है, उनके पिच पे नहीं जाना है। वो कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आप आइए हमारे पिच पे खेलना शुरू कीजिए, अपने पिच पर वो भरमाने के लिए, लाने के लिए वो तमाम तरह की कवायद कर रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि जनता भी ये बात समझती है, विपक्षी पार्टी भी ये बात समझती है, और भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है कि इस बार फंस चुकी है वो। आखिर कब तक किसी को बरगलाया जा सकता है। बीजेपी के बड़े नेताओं का या शीर्ष नेताओं का मंथन ये बात बताता है कि जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी इस बार बिल्कुल शून्य या पिछड़ती हुई, शून्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और दोबारा वापसी की जो संभावना डंके की चोट पे वो बता रहे थे, उसमें भी अब गुंजाइश खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। जी प्रेम कुमार जी, हमारे दर्शक ने सूरत की बात याद दिलाई है। सूरत में विदाउट इलेक्शन बीजेपी चुनाव जीत गया, क्या सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते विपक्ष के कैंडिडेट? इस बात को लेकर के चुनाव आयोग में तो विपक्ष गया है, और विपक्ष ने बताया है, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो ब्रीफिंग की है, उन्होंने बताया है कि कई तरह के संयोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो इसका क्या मतलब है, और उन सारे संयोगों का जिक्र किया है जो असंभव है कि एक साथ ऐसे संयोग पैदा हो और कोई प्रत्याशी चुनाव जीत जाए। तो इसके कारणों की जांच के लिए उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है। अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के बाद आगे कोर्ट जाने का रास्ता बनता है। इस बीच कांग्रेस ने इस घटना को कैसे समझाया है, देखा है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही कि आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कैसे लोकतंत्र खतरे में है। इस घटना के बाद उसने लोकतंत्र को खतरे में है जो कहा जा रहा है उसको समझाने की कोशिश की है। सूरत में पहले कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द किया गया, फिर सूरत से कांग्रेस के एक अन्य वैकल्पिक उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया गया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। यह मैच फिक्सिंग है।
जो पीएम मोदी कर रहे हैं, क्योंकि वह बुरी तरह डरे हुए हैं। लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, जिसे नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं। और ऐसी ही बातें हमने देखा, हालांकि स्क्रीन पर मैं नहीं ला रहा हूं, संजय सिंह ने कही है कि हम जो कहते थे कि अब ये आखिरी चुनाव है, उसका सबूत सामने आ गया है। अब इसी तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया जाएगा। जहां हार रही होगी बीजेपी, वहां विरोधी प्रत्याशियों को वो मैनेज करेगी, खरीदेगी, डराएगी, धमकाएगी और चुनाव मैदान से हटा देगी। तो इस तरीके से ये सारी बातें आ रही हैं। और ये आप देखेंगे कि हमें एक ट्विटर से मैसेज आ रहा है कि ट्विटर पे ये हमारा जो लाइव है उसमें किसी तरीके की दिक्कत है। अब उसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन आजकल कोई भी प्रसारण आप देख रहे हैं बहुत मुश्किल है। अब ट्विटर पे अब किसी वजह से नहीं हो रहा है, मैसेज आ रहा है, वो मैसेज पॉपअप हो रहा था जो मैंने देखा अभी। तो संजीव कौशिक जी, लोकतंत्र तो वास्तव में खतरे में नजर आ रहा है और विपक्ष जो कह रहा था वो बात अब सबूत के तौर पर भी सामने आने लगी है। जी प्रेम कुमार जी, यदि ये बातें करीब नहीं होती, विपक्षी पार्टियों ने जो शुरुआती दौर से जो बातें कहने शुरू कर दी, कुछ तो आधार है। ये ऐसी बात नहीं है कि अचानक कोई रात में सोता है और सुबह उठने के बाद में इस तरह की बातें करने लगता है। कुछ तो इसके कारण है, कुछ तो सिम्टम दिखाई देते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले तमाम अपने उन मजबूत विरोधियों को या विपक्षी पार्टियों को जिस तरह से डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, जेल में डालना शुरू कर दिया, खाते सीज करने की बात होने लगी, कमजोर करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। विपक्षी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया था, उसमें से प्रमुख लोगों को वो लोभ लालच दे करके अपने तरफ खींच लिया, मोड़ लिया। राजनीति करने की जो शैली थी, किसी को धमका के मोड़ लिया, किसी को उनके पिताजी दादाजी को सम्मान दे करके मोड़ लिया। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रही है, निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। आप चुनाव जीतने जा रहे हैं, चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, तो आप चुनाव में कम से कम बराबरी का एक मुकाबला या फील्ड तो बराबरी का देंगे ही देंगे। जब विपक्षी पार्टियां होंगी नहीं, मजबूत पार्टियां बाहर निकलेंगी नहीं, स्टार प्रचारकों को आप जेल में बंद कर देंगे और तमाम तरह के वो आरोप लगाते हुए, जो आरोप कभी अदालत में टाइप ठहरते हैं तो कभी ईडी के भरोसे आप लड़ते हैं। तो वो सारे सिम्टम जो दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से विपक्षी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए और एक दलीय प्रणाली को विकसित कर दिया जाए। तमाम विपक्षी पार्टियों के जिनके भी सर पे हाथ रखा भारतीय जनता पार्टी ने, आप जरा गौर करेंगे तो देखेंगे कि उनकी स्थिति क्या है, कैसे उनको खत्म किया इन लोगों ने, और बड़ी आसानी से खत्म किया। धीरे धीरे खत्म करते रहे, अपने ट्रैप में उलझाते रहे। सच बात यह है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जिस कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान की बात वो कर रहे थे, आज तकरीबन 140 से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशी हैं, दूसरी पार्टियों से आए हुए प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र यहाँ सिद्धांतिक रूप से उसका कोई मतलब नहीं है, मूल चरित्र और स्वभाव भी वो नहीं है। उसे केवल और केवल एक ही बात समझ में आती है कि किस तरह से सत्ता में लंबे समय तक हमें काबिज रहना है, और उसके लिए जो चुग लाख चिल्लाती रहे विपक्षी पार्टी या लोग चिल्लाते रहे कि आप हमें सरकारी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, आप गलत जगह पे ले जा रहे हैं। आप बताएं ना कि लोकसभा चुनाव सर पे हो और मुख्य धारा की मीडिया चर्चा करा रही है कि अरविंद केजरीवाल आलू पूरी खा रहे हैं, 4 आम खा लिए, 2 केले खा लिए, 4 चपाती खा ली उन लोगों ने। ये असर हो गया मुख्य मीडिया। अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र किया आपने, आपको खबर बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को वो इंसुलिन पड़ गया है, इंसुलिन दे दी गई है, उपलब्ध करा दी गई है। 320 पर शुगर का लेवल चल रहा था उनका, अब इंसुलिन पड़ा है, तो आप समझिए कि जान में जान लौटी है। ये बहुत राहत की खबर है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन पड़ गया है। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अब बताइए प्रेम कुमार जी, ये बात वो जो कह रहे थे, जो बीमार आदमी है, जो कह रहा था कि हमें चिकित्सक से परामर्श की जरूरत है, हमें इंसुलिन की जरूरत है, लगातार विपक्षी पार्टियां, ईडी और जेल प्रशासन जो ये बात डंके की चोट पे कह रहे थे कि नहीं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर ये इंसुलिन देने की जरूरत क्यों पड़ी, नौबत क्यों आई? जाहिर सी बात है कि जो वो बात कह रहे थे उस बात से अलग एक षड्यंत्र। यदि विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं होती, यदि आम आदमी पार्टी के नेता यदि एकजुट नहीं होते और लगातार सरकार को नहीं घेरते, तो आज शायद इंसुलिन नहीं पड़ा होता।
दरवाजे तक लेके चले गए आम आदमी पार्टी के समर्थक इंसुलिन लेकर के हमारे नेता को दिया जाए, ये स्थिति आ गई है। तो ये बिल्कुल मैंने कहा कि हिंदुस्तान की तरबियत नहीं रही है इस तरह की राजनीति करने की। हिंदुस्तान में कम से कम ये नहीं देखा गया कि विपक्षी पार्टियों के साथ आप वैमनस्यता का भाव रख के जेल में बंद कर दें, उनको इलाज नहीं करने दें, अंदर ले जाकर के उनको घुटने छोड़ दिया जाए, बाहर के लोगों को प्रताड़ित किया जाए। ये नई परंपरा कायम हो रही है। इससे पहले इस तरह की बात विपक्षी पार्टियों, सत्ता में तो कांग्रेस पार्टी भी रही है, ये भी विपक्षी पार्टी जो आज सत्ता में है वो विपक्षी पार्टी बन के रही है, लेकिन क्या इस तरह के व्यवहार किए गए? व्यवहार तो यहां तक था कि विपक्षी पार्टियों को, पार्टी के लोगों को सत्ता में नहीं रहते हुए भी वो सम्मान मिला, उस जगह पे भेजा गया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होते हुए भी इतना बड़ा दिल दिखाएगी कि कांग्रेस पार्टी के किसी पढ़े लिखे और विद्वता के आधार पर किसी नेता को वो अपने पार्टी में या किसी ऐसे जगह पे व्याख्यान देने के लिए विदेश में भेजे, बात करे। ये तो बिल्कुल परंपरा ही खत्म कर दी। यहाँ तो दुश्मनी का भाव लेकर के काम किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि विपक्षी सारी पार्टियां दुश्मनी हो, भाषाई मर्यादा टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो वो सारी चीजें दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन पड़ गया, ये काफी राहत की बात है, लेकिन पड़ा तो जाहिर सी बात है कि इसकी आवश्यकता थी। यह बात सिद्ध होता है कि उसकी आवश्यकता थी और लगातार झूठ बोल रहे थे लोग, चाहे वो बीजेपी के लोग हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या जेल प्रशासन हो। ये लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जेल तो आम आदमी पार्टी के या दिल्ली सरकार के अधीन आती है। अरे साहब, सारे वहां पे ऑफिसर काम करने वाले आपके अपने आदमी हैं, सारे ऑफिसर। पिछली बार भी यही हो रहा था कि जेल में सारी खबर। जी संजीव जी, देखिए एक बात हमारे दर्शक जो लिख रहे हैं उसकी ओर ध्यान दिला रहा हूं कि जेनी बेन बनासकांठा कांग्रेस कैंडिडेट को 58 लाख डोनेशन जनता ने दिया है चुनाव के लिए। अब ये बात समझिए, ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के जो अकाउंट से उसको सीज कर लेंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी, और ये काफी हद तक सफल भी रही। कांग्रेस को जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ पा रही है। इसके बावजूद ऐसे जो उदाहरण सामने आ रहे हैं कि एक कंस्टिट्यूएंसी में जनता कलेक्ट करके 58 लाख डोनेशन दे रही है, तो ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी तानाशाह देश के लोकतंत्र को अगर गलत तरीके से खत्म करने की कोशिश करता है तो जनता उसको बर्दाश्त नहीं करती है। आज जो विरोध का माहौल है, यहीं पर मैं अपने एक और साथी का ये लेना चाहता हूं प्रतिक्रिया, उससे जोड़कर बात को कहूंगा कि रामाचंद्र राव जी लिख रहे हैं, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज। प्रेम जी, संजीव जी, संजय शर्मा जी, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव, आनंद वर्धन सिंह जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी who stayed positive and optimistic, hats off to you। ये दरअसल पूरे सोशल मीडिया में जो बज क्रिएट हुआ है उसके लिए ये हेड्स ऑफ है कि सोशल मीडिया ने उस एक तरफा नैरेटिव को, जिसमें कि राष्ट्रीय मीडिया पर सत्ता ने कब्जा कर लिया, यहां तक कि दूरदर्शन का कलर भगवा कर दिया गया, एंकर्स ने इस तरीके विरोध की आवाज को हमेशा दबाया, इस और हमेशा एक गलत नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश की जो सत्ता को सूट करती हो। इससे एक प्रतिक्रिया ने जन्म लिया और जनता के मन में इस प्रतिक्रिया ने जन्म लिया, और इसमें जो कारगर भूमिका रही वो सोशल मीडिया की रही। हम तो ये मानते हैं संजीव कौशिक जी कि सोशल मीडिया में जो आम जनता ने रिएक्शंस दिए, जो पार्टिसिपेशन किया, उस पार्टिसिपेशन से ये सोशल मीडिया खड़ी हुई। वरना जितने रिएक्शंस लेकर हम बात कर रहे होते हैं वो रिएक्शन नहीं होते तो हमारी बातचीत का मतलब ही क्या था? हमारी बातचीत कब तक होती? 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, लेकिन बोलने वाला व्यक्ति निराश हो जाएगा जब उसको अपने आसपास की फिजा का पता नहीं चलेगा, उसको इस बात का पता नहीं चलेगा कि वो जो सोच रहा है, वो जो बोल रहा है वो सही है। हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो सही है, वो हमारे दर्शकों की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स को जो अपार समर्थन मिला उससे पता चलता है। ये बात, इस पूरी चीज ने फिजा बदली है। मैं और भी आगे अपनी बात कहता रहूंगा, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं लेना जरूरी समझता हूं। जल्दी जल्दी मैं ले लेता हूं, कुछ तो छूटेंगे ही। जनहित कह रहे हैं, प्रेम जी नमस्कार, बिना धर्म और जाति के सहारे भाजपा कभी चुनाव लड़ी हो तो बताएं।
संजय सहगल जी कह रहे हैं माहौल बदल गया है, जनता अब अपने मुद्दों पर वोट देगी तो माहौल तो बदलेगा। इंग्लिश स्पोकन स्टूडियो, सर रीड फॉर फायर ट्रांजिशन ऑफ पावर 2024। प्रेम जी, मोदी जी वाराणसी से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अजय राय का भी भाजपा नामांकन रद्द करने की कोशिश भी करेंगे, देख लेना यह 100% होगा। मनोज भांबू जी, आप जो बात कह रहे हैं अनुभव के आधार पर बिल्कुल मैं इसकी तस्दीक करता हूं कि ये बात होगी, हो सकती है। इसके देखिए कोई पर्चा यूं ही रद्द नहीं होता है। सूरत में ही हुआ तो जिसका पर्चा रद्द किया गया पहले उसके साथ में सेटिंग कर ली गई, उसको चुनाव नहीं लड़ने के लिए मना लिया गया, उसके बाद उसके जो प्रस्तावक रहे उन सबको खड़ा करके बुलवाया गया कि ये मेरा साइन नहीं है, आप समझ रहे, मेरे हस्ताक्षर ही नहीं है। तो पूरी तरह से मामले को संदिग्ध बना करके खत्म कर दिया गया और बाकी प्रत्याशियों को भी मना करके चुनाव मैदान से ही हटा लिया गया। तो सबको एक तरफ से हटा नहीं लिया जा सकता। अब कांग्रेस अगर चुनाव मैदान से प्रत्याशी हटा ले तो जनता बिलीव ही नहीं करेगी, तो कांग्रेस को खारिज कराया जाता है अंदर खाने मिला करके, प्रत्याशियों को लोभ लालच दे करके, और बाकी प्रत्याशियों को बैठा दिया जाता है कि निर्विरोध। ये पैटर्न है। तो इस पैटर्न के तहत हो सकता है आप वाराणसी के लिए कह रहे हो, जहां जहां बीजेपी को हार का खतरा लगेगा वो ऐसा कर सकती है। संजय सहगल कह रहे हैं जब से राहुल गांधी सड़क पर आए हैं तब से माहौल बदला है। ये बहुत सही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कैटलिस्टिक पॉइंट होता है, फिर भी एक उत्प्रेरक होता है जहां से रंग बदल जाता है। तो राहुल गांधी प्रयास लगातार कर रहे थे, पूरा माहौल गर्म कर दिया, पानी बॉयल होने लगा, लेकिन पानी का जो स्टेट चेंज होना शुरू हुआ उसका जो पॉइंट है वो हाल के दिनों में हुआ है, उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस मस्ट नॉट अपील टू ईसीआई बट स्टिक टू द इश्यूज। इश्यूज पर टिके रहना सही है, लेकिन ईसीआई के पास में भी जाना उतना ही सही है। इंग्लिश स्पोकन स्टूडियो कह रहे हैं वे राहुल और इंडिया से ज्यादा जागो वोटर्स जागो, अदरवाइज डेमोक्रेसी वुड बी गो। बिल्कुल, जनता और वोटर ये जागेंगे तभी जाके डेमोक्रेसी बचेगी। रामचंद्र राव जी लिख रहे हैं वही प्रतिक्रिया जो हम पढ़ चुके हैं। संजय सहगल जी, आम जनता अब बीजेपी के कर्मों को समझ रही है। बीजेपी ने केवल लोगों को लूटा है, लोगों को टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार ने दिया है। संजय सहगल जी बोल रहे थे। एके जी लिख रहे हैं ये भी हम बनासकांठा वाला भी पढ़ चुके हैं। इसके आगे मनोज भांबू जी लिख रहे हैं कि प्रेम जी, राजस्थान में जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आज उनका भी नामांकन पत्र खारिज कराने की कोशिश पिछले 2 दिन से चल रही है। इसी तरीके से मैं रामचंद्र राव जी लिख रहे हैं सोशल मीडिया इज द रीजन एंड दी वॉइसेस व्हिच गिव्स होप। इन आवाजों से उम्मीद जगती है। एक कंट्रीब्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है रामचंद्र राव जी का। रामचंद्र राव जी ने 400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन हमें दिया है और लिखा है ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन पीपल विल नॉट गेट बैक टू टीवी मीडिया इवन इफ दे चेंज कलर्स। कि लोग टीवी मीडिया पर नहीं जाएंगे वो अगर वो अपने आप को बदल भी लेते हैं। नंदलाल यादव जी लिख रहे हैं प्रेम सर और संजीव सर को नमस्कार। ओम प्रकाश पाल जी नमस्कार कह रहे हैं। मनोज भांबू जी लिख रहे हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उचारणा का नामांकन रद्द कराने की कोशिश चल रही है। आपकी पहली वाली प्रतिक्रिया से बात साफ नहीं हो रही थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव हार रहे हैं तो नामांकन रद्द कराने की कोशिश गजेंद्र सिंह शेखावत की ही तो नहीं होगी ना। तो आपने अभी सही क्या उस बात को स्पष्ट किया कि करण सिंह उचारणा का नामांकन रद्द करने की कोशिश की जा रही है। टेक स्किल डेव लिख रहे हैं हाउ मेनी पीपल कंडेम मोदीज मंगलसूत्र utterance at rally, none except Sarath Pradhan. He is a true patriot. This is a time to condemn Modi and dissociate from the BJP to save democracy. बिल्कुल आप एक महत्वपूर्ण बात करें मंगलसूत्र को लेकर के जो उन्होंने भावनात्मक अपील की और कहा कि महिलाओं के मंगलसूत्र पर कांग्रेस की नजर है और वो बांट देंगे और उनका स्पष्ट
कहना था कि मुसलमानों को बांट देंगे। इस तरीके से एक विभाजनकारी भाषण, एक सांप्रदायिक भाषण देने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है और इसकी शिकायत की गई है। देखना आगे क्या होता है। इस पर तो मुकदमा भी ठोका जाना चाहिए और इसकी तैयारी निश्चित रूप से कांग्रेस कर रही होगी, क्योंकि सांप्रदायिक भाषण देना ये बहुत ही गलत बात है और इस पॉइंट पर नरेंद्र मोदी जी को पकड़ा जाना चाहिए, अदालत की ओर से भी पकड़ा जाना चाहिए। स्वतः संज्ञान का भी विषय है और केस करने का भी विषय है। तो निश्चित रूप से लोगों ने इसको अलग तरीके से देखा है। लोगों ने तुरंत, सबके दिमाग में ये ध्यान गया, मंगलसूत्र नरेंद्र मोदी बोलेंगे, इन्होंने जीवन में मंगलसूत्र का कितना सम्मान किया। ये सीधा पहला रिएक्शन तो यही रहा। मदन मोहन जी लिख रहे हैं, मोदी ग्रेटर तानाशाह देन हिटलर, हिटलर से भी बड़े तानाशाह है। बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं, जोधपुर में नॉमिनेशन कैंसिल नहीं हो सकता। जोधपुर के बारे में बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं। प्रदीप बाबू जी नमस्कार कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, मोदी जी ने बीजेपी को टाइटैनिक बना दिया है, इनकी नियति 2 महीने बाद डूबना ही लिखा है। और संजय सहगल जी कह रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन में कुछ एक्शन लेगा? सुप्रीम कोर्ट को पर तो जाना पड़ेगा। अब देखिए, वीवीपैट का मामला है, उस पर निर्णय नहीं आ रहा है, सबका ध्यान टिका हुआ है। भारती जी लिख रहे हैं कि मोदी जी को ससम्मान पद छोड़ देना चाहिए, चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। कृष्ण कुमार लिख रहे हैं, एक्चुअली मोदी हैज शोड हिज इंटेंशंस टू स्नैच पीपल्स वेल्थ एंड गोल्ड व्हिच ही इज डूइंग ऑलरेडी, वी हैव नो वेल्थ व्हिच इज नॉट नोन टू गवर्नमेंट। और कृष्ण कुमार जी लिख रहे हैं कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ने ही अपना इंटेंशन दिखाया है, जनता की धन पर उनकी नजर है, सोने पर उनकी नजर है। वो व्हिच इज डूइंग ऑलरेडी, वी हैव नो वेल्थ which is not known to government, यानी सरकार की नजर में जो धन नहीं है, जिसको वो बताया नहीं जा पा रहा है, उस पर उनकी नजर है। वो खुद भी कितना बताते हैं, इस पर भी एक संदेह का प्रश्न। एक कह रहे हैं, अब तो गोदी एंकर भगवा धोती कुर्ता में संस्कृत में न्यूज सुनाते दिखाई देंगे। सुधीर चौधरी का शर्ट खतरे में है। अच्छा, उनसे ज्यादा बड़े वाले आ गए हैं, ऐसा कह रहे हैं। बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं, बेआबरू होके कुर्सी छोड़ेंगे। पिंकू जी लिख रहे हैं, सुधीर चौधरी ये प्रोग्राम गोदी या गोदी भक्त को अगले चरणों में वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनका ये प्रोग्राम हवा में नहीं है सर। निश्चित रूप से जो लक्षण दिख रहे हैं, हम सिम्टम्स बता रहे हैं, लेकिन उसका हिडन एजेंडा तो होगा ही। आप हिडन एजेंडा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। गजेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तरह प्रधानमंत्री मोदी भी पगला गए हैं, कोई इनको स्लो पॉइजन दे रहा है। जनित करें, भाजपा भी और गिरेगी मोदी के विरोध में, आरएसएस भी आ गया है। हाँ, इस पर तो अभी बोलना बाकी ही था। अच्छा, वो रामचंद्र राव जी वाली जो प्रतिक्रिया हम पढ़ रहे थे, वो अब सामने आई है। यहाँ देखिए, ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन पीपल विल गेट बैक टू टीवी मीडिया इवन इफ दे चेंज कलर्स। और इस आगे हम बढ़े, नंदलाल यादव, प्रेम सर, समस्या ये है कि वे बिना सत्ता के सांस लेने में दिक्कत को समझकर किसी भी तरीके से सत्ता पाना चाहते हैं, मगर देश जाग चुका है। लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं कि दिस इलेक्शन 2024 इज बिटवीन पीपल वर्सेस मोदी। एकदम सही है। अगर जनता बनाम मोदी नहीं होता तो ये चुनाव मोदी जी जीत रहे होते। ये जनता आकर दीवार बन गई और विपक्ष के लिए हथियार बन गई। सुरेश चंद कह रहे हैं, हारने का डर किसी को नहीं होता, लेकिन इनको डर है कि हारने के बाद जेल में सड़ना होगा। हाँ, तो हार के बाद के परिणाम को लेकर के वो चिंतित हैं। मनोज बांबू जी लिख रहे हैं, प्रेम जी, जब से राहुल गांधी सड़क पर संघर्ष करने के लिए उतरे हैं, तब से सारी भाजपा नाली में उतर चुकी है। बिल्कुल सही बात है। सुमित मक्कर जी कह रहे हैं, ये नोटा नॉट कंसिडर्ड इन सूरत इलेक्शन। ऐसा क्यों होगा? सूरत इलेक्शन में जब इलेक्शन ही नहीं होगा तो नोटा कहां से आएगा? क्वेश्चन बहुत सब सही कह रहे हैं कि जो लोग किसी को वोट देना नहीं चाहते थे, यानी नोटा में वोट देना चाहते थे, उनका तो ऑप्शन ही छीन लिया गया। भाई, हम इस व्यवस्था से सहमत नहीं है, तो ये ऑप्शन तो उम्मीदवार रहे या न रहे उसको मिलना चाहिए था। ये बहुत गंभीर सवाल सुमित मक्कर जी ने रखा है और इसको हम हंसी से खारिज नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नोटा वालों को इससे क्या मतलब कि कौन उम्मीदवार खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है? उसको
विरोध जताना है, केवल उम्मीदवार से विरोध नहीं जताना है, उसको चुनाव प्रक्रिया से भी विरोध जताना है, उसको देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी विरोध जताना है, तो उसका ये अधिकार क्यों छीना गया? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न सुमित मक्कर जी ने खड़ा किया है। अनिल कुमार प्रजापति जी कह रहे हैं जागो वोटर जागो, जय मां भवानी। यानी ये शिवसेना जी वाला, शिवसेना को जिस नारे के लिए रोका है चुनाव आयोग ने जय भवानी के लिए, कि उनका थीम सॉन्ग वही जय भवानी, अनिल कुमार प्रजापति जी ने अभी कहा। विकास बोरदोलई कह रहे हैं केवल कुछ समाचार समूह और कुछ पत्रकारों ने अब जनता के सामने वास्तविक सच्चाई पेश की है, आपकी यह बुलंद आवाज अक्षुण्ण बनी रहे। दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। सुमित मक्कर जी लिख रहे हैं नो मेंशन एम फॉर मणिपुर, महंगाई, बाकी सब बकवास की जा रही है, ऐसा लिख रहे हैं। तो सुरेश चांद जी लिख रहे हैं पहले अपनी वाली का मंगलसूत्र की लाज रखो साहेब। और कुछ और प्रतिक्रियाएं बची हुई हैं कौशिक जी, उसको भी पढ़ लेता हूं। अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। डॉक्टर जीएस यादव, केवी बमरोली जी कह रहे हैं जनता अच्छी तरह समझ गई है कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, जनता इनका बैंड बजा देगी। और फराज शकीब लिख रहे हैं सर वास्तव में मोदी को हारने के लिए विपक्ष से ज्यादा डर खुद अपनी पार्टी के नेताओं से है, जो सत्ता जाने के बाद उनका क्या हश्र करेंगे ये वो सोचकर घबरा रहे हैं। इंग्लिश स्पोकन स्टूडियो, सर इवन आफ्टर द रिजल्ट्स मोदी विल सिट डाउन कामली। गुजरात में 24 अप्रैल से राजपूत समाज के अगुवाई में सर्वधर्म गुरु की यात्रा पूरे गुजरात में निकलेगी और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। ये गुजरात में राजपूत समाज ने एक बड़ा नए किस्म का निर्णय लिया कि उन्होंने कहा कि ये विरोध सिर्फ राजपूत समाज तक सीमित न रहे, बल्कि इसको सर्वधर्म समाज का रूप दे दिया जाए और एक यात्रा निकाली जाए और पूरे प्रदेश में ये यात्रा गुजरेगी। निश्चित रूप से गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क होने वाला है। नंदलाल यादव जी कह रहे हैं प्रेम सर मंगलसूत्र बचा किसके पास है? गरीबों का तो कोरोना में बिक गया था, अब महंगाई में कोई खरीदी नहीं पा रहा है। अपनी गलती का दोषारोपण कांग्रेस पर लगाकर बचना चाहते हैं। नंदलाल जी आपने तो हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी एक तरह से हमें सोचने को विवश कर दिया कि क्योंकि जिस समस्या का जिक्र कर रहे हैं उस समस्या से तो मैं भी गुजर रहा हूं और जाहिर बात है दोबारा खरीदना बहुत मुश्किल होता है और झेलना पड़ता है, पत्नी को झेलना पड़ता है, उनकी मायूसी को झेलना पड़ता है और मंगलसूत्र दोबारा खरीदना मुश्किल काम है। आगे प्रतिक्रिया में देखूं, प्लीज स्पीक ऑन इशू, डू नॉट डिस्कस एविल स्पेल्स। अरे जोशी जी आज कहाँ रह गए? राम के बारे में जानकारी कैसे पता चलेगी? जोशी जी के आज दामाद जी के ऑफिस का उद्घाटन होना था। उन्होंने रात हमें कही कि सर हमें छुट्टी दीजिए। हम बोले अरे छुट्टी देने वाले हम कौन होते हैं, आपकी मर्जी, आप जब आए जब ना आए। तो उन्होंने आज उनकी व्यस्तता है। अजय कुमार जी कह रहे हैं सर ये लोग इतने घोटाले कर चुके हैं कि जब सत्ता जाएगी तो इसका वो हर्ष होगा, इसी का डर सबसे ज्यादा है। ये सारी प्रतिक्रियाओं के बाद एक बात मैं सामने लाता हूं कि राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया है, इसको पढ़ते हुए मैं इस विषय पर लौटना चाहता हूं। राजदीप सरदेसाई ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है, मोटे तौर पर थोड़ा स्क्रीन में छोटा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन मोटे तौर पर जो बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पूरा पढ़ गए, लेकिन उनको कहीं से ये नजर नहीं आया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहाँ लिखा हुआ है। और उन्होंने 1 2 3 4 करके पॉइंट लिखा है कि इस पॉइंट में ये बात कही गई है, इस पॉइंट में ये बात कही गई है। मैं उसको भी पूरा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन राजदीप सरदेसाई जो मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस मुद्दे को, उस मुद्दे पर हम आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बोल करके कांग्रेस पर ये हमला किया जा रहा है। ये मंगलसूत्र वाली बात, ये वेल्थ बांट देने वाली बात
आपका वेल्थ घुसपैठियों को और मुसलमानों को बांट दिया जाएगा, इस किस्म की बात जो की जा रही है उसका बेसिक आधार जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कांग्रेस ने कहा है, ऐसा दावा था बीजेपी का, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। संजीव कौशिक जी, मैं भी कल चर्चा में बैठा तो इस शब्द को लेकर के अचानक जब एंकर पहुंचा कि कांग्रेस ने कहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा और मैनिफेस्टो में कहा है, तो मुझे मैनिफेस्टो की बातें याद नहीं आ रही थी। फिर मुझे अपने ऊपर ही अविश्वास होने लगा कि शायद मैंने ही सही से नहीं पढ़ा हो। तो मैंने उस सवाल पर रिएक्ट करना उस समय उचित नहीं समझा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को। मैंने उस बात को दूसरे तरीके से कहा कि देखिए, आज चर्चा क्या होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने सांप्रदायिक भाषण दिया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू मुसलमान किया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इसमें आप रीडिस्ट्रीब्यूशन और ये सब बातें कहां से ला रहे हैं, मैं इस पर चर्चा करना नहीं चाहता। मैंने बिना इस बात को जाने हुए, क्योंकि तत्काल तो वो बात मुझे तस्दीक होनी बाकी थी, मुझे अपने में ही लग रहा था कि शायद मैंने ही नहीं पढ़ा हूं, लेकिन बाद में देखिए ये जबरन का पैदा किया हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है। ऐसा नहीं होता कि हम पढ़ जाते और कोई इंपॉर्टेंट बात हमारी बात से मिस हो जाए हमारे दिमाग से, लेकिन फिर भी जब इतने दावे के साथ कोई एंकर, कोई बड़े बड़े विद्वान पैनलिस्ट अगर बोल रहे हो तो तुरंत में बिना सबूत के काटना मुश्किल होता है। तो हमने इस तरीके से बातें रखी। बात तो सच है कि आज लोग सांप्रदायिक भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया, इस पर बात नहीं हो रही है, इस पर बात नहीं हो रही कि उन्होंने झूठ बोला। जी प्रेम कुमार जी, इसी के वजह से नरेंद्र मोदी जी पर कांग्रेस पार्टी खुलेआम ये बात कह रही है कि ये झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इसका तथ्यों से कुछ मिलान नहीं है, जो मन में आ रहा है सो बोल रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सच बात यह है कि जो हेट स्पीच है, उस हेट स्पीच की श्रेणी में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आता है कि दो संप्रदायों के बीच में आप एक तरह से कंफ्यूजन पैदा करके एक दूसरे को आप उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे स्थितियां खराब हो सकती है, देश की स्थिति इससे खराब हो सकती है। तो लगातार जो देश के प्रधानमंत्री जी या उनके पार्टी के लोग जो शुरू से करते चले आए, उसकी अगली कड़ी है ये, कोई नई बात तो है नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी मजबूत हैं, लोगों ने उनको प्रचंड बहुमत दिया था, 2 बार दिया, और दोनों बार वो लगातार जनहित के काम से अलग वो अपने आप को मजबूत करते रहे। लोगों ने उनको मजबूत बनाया और वो लगातार खुद को भी मजबूत करते रहे, जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। सवाल यह है कि जो जितनी बातें उन्होंने कही कि मंगल, देश के प्रधानमंत्री की ये भाषा होनी चाहिए कि मंगलसूत्र आपका बेच करके वो 5 ज्यादा बच्चों वालों को बांट देंगे, वो तो खुलेआम कह रहे हैं ना, वो खुलेआम कह रहे हैं। और ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, जिसके नजर में पूरे हिंदुस्तान की जनता को एक आंखों से देखना था, वो अपनी आंखों से इस तरह से देखते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहा है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तुम्हारा छीन लेगा, इसलिए आप इधर आ जाइए। तो ये खुलेआम दिखाई दे रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया, और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं है कि दबे छुपे लहजे में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसको जिस तरह से विरोध करना था, जिस भाषा में, और ये कहते हुए कि माफ करना प्रधानमंत्री जी, आपने शुरुआत की है इसलिए आपको इस तरह की भाषा में हम जवाब दे रहे हैं, और उसी भाषा में कांग्रेस पार्टी उनको जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। वो सब कुछ कह गई कांग्रेस पार्टी, जो कभी किसी प्रधानमंत्री के लिए किसी ने कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किया था इससे पहले। तो प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, वो गरिमा खुद गिरा रहे हैं, खुद इस तरह की झूठ बातें वो कर रहे हैं कि न फैक्ट चेकर उसको सही बता पा रहा है, न टीवी मीडिया सही बता पा रहा है, न सोशल मीडिया सही बता पा रहा है, और चुनाव आयोग कान में तेल डाले बैठा है। उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, वो कहीं का नहीं रहेगा, नौकरी ही खतरे में नहीं पड़ेगी, जान भी खतरे में पड़ सकती है ये स्थिति। तो वो डरा सहमा, वो सारे, इसीलिए तो लगातार ये बात कही जा रही है कि सारे संस्थान के लोग डरे सहमे इस तरह से चुप्पी साध के बैठे हैं कि कुछ जुबान खोल दी तो क्या हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये डर केवल उन्हीं लोगों के बीच में नहीं है, उनके अपने लोगों के बीच में है। उनके अपने लोग जो राष्ट्रीय मीडिया, जिनको मुख्य धारा की मीडिया कही जा रही है, उनकी भाषा क्यों बदलती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि उनको पता है कि अब ये सच बात यह है कि अब जितने दिनों तक आपको सताना था, आपने सताया। मीडिया का मूल स्वभाव तो नहीं है जो स्वभाव में अभी मीडिया दिखाई दे रही है, तो अपने भी मूल स्वभाव के लिए वो छटपटाती हुई दिखाई दे रही है। तो उसको जब स्पेस मिलेगा, जब दिखेगा, क्योंकि देश की जनता भी तो देख रही है ना कि आप कर क्या रहे हैं, आपके भी गिरने की एक सीमा रेखा होनी चाहिए।
लेकिन वो किस लेवल पर वो गिर रहे हैं और उनके गिरते हुए लेवल को किस तरह से मीडिया जस्टिफाई करके लोगों के बीच में रखेगी। तो मीडिया अपनी साख बचाने के लिए इस तरह की बात कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर तो मुझे लगता है कि कोर्ट को संज्ञान ले लेना चाहिए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार। और आने वाले दिनों में और तेवर उनके तीखे होने वाले हैं। देखना होगा कि चुनाव आयोग कब अपने से या चुनाव आयोग संज्ञान लेने के लायक भी है या नहीं है। आगे बहुत कुछ देखना बाकी है प्रेम कुमार जी, अभी इंतजार किया जाए। जी बिल्कुल, दूसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी आप देख रहे हैं बहुत जोर शोर से, हालांकि इस पूरे चुनाव में ये माना गया है कि जो रूप दिखता था उस हिसाब से नहीं है, शांतिपूर्ण है, लेकिन शांतिपूर्ण जनता के मन में नहीं है। जनता के मन में तो बहुत रिएक्शन है। हमने वीडियो में एक बच्ची को रोता हुआ भी देखा, बच्ची अपना दर्द बता रही है ट्विटर पर कि कैसे हथौड़ी से उसकी उंगली में चोट लग जाती है, अपनी बहनों को फिर भी वो नहीं बताती है क्योंकि वो उनकी बहनें छोटी हैं। वो बच्ची स्वयं छोटी है लेकिन वो अपने बच्चों को पाल भी रही है, खेतों में काम भी कर रही है और कह रही है कि मोदी खाली बोलता है, मोदी से हमको कुछ मिला नहीं है, ये बात खोल करके बोल रही है। ऐसी बातें जगह जगह प्रतिक्रियाओं में सामने आ रही है और जाहिर बात है जनता जगह जगह प्रतिनिधियों से सवाल भी कर रही है। हाँ, नरेंद्र मोदी से सवाल करने का मौका नहीं मिलता लोगों को, क्योंकि वो पत्रकारों के सामने भी नहीं आते, लोगों के सामने भी नहीं आते, एक तरफा संवाद मंच से करते हैं, मंच से दूरी बनी रहती है। जो नेता थोड़ी सी बहुत असहमति रखते हैं उनको मोदी के सामने फटकने भी नहीं दिया जाता है। तो यानी सवाल से दूर रहना किसका नुकसान कर रहा है? सवालों को आपने अपने से दूर किया तो आपने अपने राजनीतिक जीवन की सफलतम राजनीतिक जीवन की आयु जो है उसको सीमित कर ली। ये जो सफलता थी, इस सफलता को और दीर्घायु वो बना सकते थे अगर वो जनता के सवाल लेते, जनता से रूबरू होते, लेकिन इसके बजाय लोकतांत्रिक तरीके को कुचल करके, हटा करके जो तानाशाही का रवैया आपने अपनाया, सवालों को से भागने की कोशिश की, सवालों को दरकिनार करने की कोशिश की, अनदेखी करने की कोशिश की। जी प्रेम कुमार जी, टेलीप्रॉम्प्टर से जनता के सवालों का और पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। पत्रकारों के सवाल का जवाब और जनता के सवालों का जवाब स्वविवेक से लोगों के बीच में रह करके आप ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, तब आपको जवाब देने की हिम्मत होती है। मौनी बाबा कहा जाता था ना मनमोहन सिंह को, जब भी वो विदेश से लौटते थे या देश में, आप उनके 10 सालों के कार्यकाल में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए और इनके 10 सालों में एक भी नहीं। हिम्मत होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि लोग आपसे सवाल पूछेंगे। यहाँ तो सवाल लिख करके जो जितने भी टेलीविजन पे जो अभी तक के साक्षात्कार उनके हैं, वो एक तरफा संवाद है, लिस्ट दे दी जाती है, लिस्ट के जवाब होते हैं। मैंने अमित शाह जी के बारे में देखा, किसी एक कॉन्क्लेव में देखा कि वो जो सवाल पूछ रहे थे वहां पे बैठे हुए एंकर, उन सारे सवालों का सिलसिलेवार पहले से जवाब लिख करके रखा हुआ था और वो खुलेआम टेबल पर रखे हुए पेपर से उसका जवाब दे रहे थे, जो लिख के लाए थे वो जवाब दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि सवालों की सूची पहले सौंप दी गई थी। ऐसे नहीं होता है। यदि आप में ईमानदारी है, यदि आप में कुव्वत है, तो आप फेस कीजिए। लेकिन आज तक, क्योंकि मैंने कहा कि ये टेलीप्रॉम्प्टर से संभव नहीं है, आपको त्वरित जवाब देना होता है, आपको अपने कामों के बारे में बात करनी होती है। आपसे वो भी पूछे जाएंगे कि देश की जनता को किस तरह से आपने गुमराह किया, देश की जनता से आपने क्या वादे किए थे। कोई जवाब नहीं है सिवाय ये कहने के कि वो माँ का मंगलसूत्र, आपके पत्नी का मंगलसूत्र लेंगे, बेच देंगे और 25 वाले को बांट देंगे। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। घर में घुस के ये मोदी है, घर में घुस के मारना जानता है। अरे बगल के पड़ोसी में किसी बड़े देश को एक बार लाल पीली आंखें कर दिए होते तो हम ये बात मान जाते। अब पाकिस्तान के घर में घुस के मोदी मारना जानता है। क्या मारना जानता है? पाकिस्तान से ISI को बुला करके पठानकोट में जांच करवाना जानता है। अभी तक 350 किलो RDX कहां से आ गए उसके बारे में किसी को पता नहीं है, ये मोदी जानता है। मोदी को ये पता है कि शहीद सेनाओं की चिताओं पर किस तरह से, जलती हुई चिताओं पर वोट मांगना है, ये मोदी जानता है। तो मोदी क्या जानता है? मोदी सब कुछ जानता है और लोग भी मोदी को जानता है। तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस करना आसान काम नहीं है। उसके लिए सचमुच में विद्वता चाहिए, उसके लिए पढ़ाई चाहिए, उसके लिए इंटायर पॉलिटिकल साइंस काम में नहीं आती। फिर जहां आपसे डिग्रियों के बारे में पूछ दिया जाए और 25,000 का जुर्माना भुगतने की नौबत आ जाए, वैसे काम नहीं चलता है। उसके लिए सचमुच में जमीन पर काम करने की जरूरत होती है और इसी वजह से वो नहीं करते हैं।
और लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके तमाम नेता इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आखिर ये कोशिश है, क्योंकि अभी तक वो उस राव में नहीं आए थे, शुरू हो गया है अब देश के प्रधानमंत्री। मैंने कहा कि अब उनके चहेते भी ये बात सोचने लगे हैं या उनको अच्छा लगने लगा है कि अब प्रधानमंत्री जी अपने फ्लो में आए हैं, रॉ में आए हैं, तब इस फ्लो में, रॉ में कितना नीचे गिरते हैं देखेगी पूरे देश की जनता। जी प्रेम कुमार जी, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक को एक धमकी मिली है कि ईडी ने आपके बारे में पता लगा लिया है और आपको अरविंद केजरीवाल की तरह आपका भी हाल होगा अगर आपने ये सब करना बंद नहीं किया। तो मैं दर्शकों के बीच में ये क्लिप जरूर सुनाऊंगा सोनम वांगचुक को, जो एक बहुत साहसिक लड़ाई लड़ रहे हैं और इस साहसिक लड़ाई में किसी ने उनका साथ नहीं दिया, स्थानीय जनता उनके साथ रही, बहुत सारे लोग उनसे मिलने गए और ये लड़ाई उनकी जारी है लद्दाख में। और घोषणा उन्होंने की है इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की, तो इसके बाद से ये धमकी आई है। ये भी इस धमकी का महत्व है। आइए सुनते हैं क्या बोलते हैं। In the Indian Himalayas, where thousands of people have been sitting on climate fast. It's the 46th day today. In the beginning, I sat for 21 days of hunger with water and salt, and then it was followed by women 10 days, youth 10 days, and now monks from monasteries of Ladakh. We are all trying to remind the government of India, especially the Home Ministry, of the promises they made to these fragile ecosystems of Ladakh and the indigenous people's cultures to safeguard them under the 6th schedule of Indian Constitution. This was a promise made by the government and top agenda on their manifesto in last 2 elections, which were won based on these, and after that they backtracked and never kept the promise, and now at the end of their tenure we are having to do this fast to remind them, and we hope they will keep their promise. In today's update, I'm going to share with you a very strange and interesting incident that happened yesterday. For the longest time, I was not sure if I should share with you all, my friends and supporters, or not. Finally, I'm thinking I should share. So yesterday, a man came to me and handed over this envelope. This envelope had nothing written on it. It was stapled and packed very well. I opened it and found this letter, which was an anonymous letter, and says, I'll read you. Sir, the only purpose of this letter is to inform you, in case you aren't aware, that the bank account details for your institute has been taken by the anti-money laundering department recently from the banks. The same has happened in Mr. Kejriwal's case, in brackets. This wasn't supposed to be disclosed to you or anybody for that matter, but I felt the need and importance for you to know if at all you can do something before it's too late. Wishes and prayers, an admirer. So something interesting seems to be cooking up around me. This letter was given to this man by somebody outside the park who just said, please give it to Sonam Wangchuk, and left. So we don't know who this has come from, but to me it looks like it comes from the staff of either a bank or an investigating agency. The thing is that these days in Ladakh, people in largest numbers are with the movement. When the government or the administration takes any such action, whether it is police or investigating agencies, their staff disclose it to us out of sympathy and feelings for the movement. So likewise, this person is warning me around something that they are cooking. I really welcome such investigations, because this is the only way that they and you all will come to know of what happens in my institute.
तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे सोनम वांगचुक को, उन्होंने कैसे दिखाया कि पिछले चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उस वादे को उसने पूरा नहीं किया और पूरा उस पर वोट लिया, जीते। और अब जब नया घोषणा पत्र आया है तो उसमें उसका जिक्र तक नहीं है। उस धमकी के बारे में भी बताया जो उनको गुमनाम पत्र मिला है और पूरी बातें सामने रखी। तो ये एक संघर्ष है जिस बारे में आपको अवेयर करना बहुत जरूरी है। हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि बीजेपी को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, झूठ, जात पात, हिंदू मुसलमान, यही बीजेपी की पहचान है। कुर्सी व पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी वाले। तो चलिए संजीव कौशिक जी, इस चर्चा को हम आज यहीं विराम देना चाहते हैं और कोई संदेश आप देना चाहें जरूर दीजिए संजीव जी लास्ट में। हाँ, निश्चित तौर पे जो हमारे दर्शक, प्रबुद्ध दर्शक लगातार जो जुड़े रहते हैं, चर्चा करते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं और रोजाना के जैसे यदि कोई मिसिंग भी है तो उसके बारे में याद भी करते हैं। आज जोशी जी नहीं है, जोशी जी को भी याद किया गया कि जोशी जी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे दर्शक दिल से जुड़े होते हैं, सुनते हैं, बातचीत करते हैं, आप उनकी प्रतिक्रिया पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। इसी तरह से कल भी मिलेंगे, इसी वक्त मिलेंगे और लगातार मिलते रहेंगे। यदि आप दर्शकों को लगता है कि हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लोगों के बीच में ले जाने की जरूरत है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई प्रोग्राम, कई बार अचानक प्रेम कुमार की कोई खबर आती है तो उस पर वो बैठ जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम यदि वो शेड्यूल करके यदि बैठना चाहते हैं तो आप तक कम से कम उसकी सूचना मिले, आप देखें, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। हमेशा के जैसे हर प्रोग्राम में आप लोगों की सहभागिता बनी रहे, आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। इस सवाल का एक जवाब देते हुए चलते हैं। आपको लगता है कि बिहार में कांग्रेस कोई सीट जीत सकती है? आरजेडी ने जो गेम खेला है उसमें कांग्रेस फंस गई है। देखिए, ये चुनाव में ऐसा होता है, कई बार कई चीजें अनदेखी करनी पड़ती हैं। आपने पूछा था कि कांग्रेस कितने सीटों पे जीत सकती है, मैं आपको भी बताता हूं, आप याद रखिएगा। भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, ये 3 सीटें तो आंख मूंद करके आप लिख लीजिए, कांग्रेस जीत रही है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।